नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम। आपके साथ हूं मैं दीपा वाफिला। सबसे पहले शुरुआत बागेश्वर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। पुल की रेलिंग पर युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा दिखाई दिया बागेश्वर में। रेलिंग पर चढ़कर युवती ने नदी में कूदने की धमकी दी। पुलिस ने युवती को बड़ी मुश्किल से रेलिंग से नीचे उतारा। दुलम गांव में करीब 2 घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा। मां के साथ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद रेलिंग पर चढ़ी थी युवती। ये देखिए आप तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बागेश्वर की खबर है। पुल की रेलिंग पर युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा यहां पर काफी देर तक चलता रहा। रेलिंग पर चढ़कर युवती ने नदी में कूदने की धमकी दी। पुलिस वाले वहां पर पहुंचे। पुलिस ने युवती को बड़ी ही मुश्किल से, कहा जा रहा है कि रेलिंग से नीचे उतारा। दुलम गांव में करीब 2 घंटे तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। खबर यह है कि मां के साथ इस युवती की कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद वो यहाँ पर रेलिंग पर चढ़ गई। हाथ पांव फूल गए पुलिस कर्मियों के। बागेश्वर के दुलम गांव की ये तस्वीर। यहाँ पर पुल की रेलिंग पर चढ़ गई युवती और नदी में कूदने की धमकी दी। पुलिस कर्मी वहां पर घंटों समझाते उसको दिखाई दिए। दिल्ली से बड़ी खबर। हल्द्वानी में 4000 से ज्यादा मकानों पर कार्रवाई का मामला है। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा। यह बड़ी खबर। मामले में सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को अगली सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट ने 4365 मकानों पर कार्रवाई के आदेश दिए थे। इसी को लेकर यह बड़ी खबर है। हल्द्वानी में 4000 से ज्यादा मकानों पर कार्रवाई का मामला। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी गई है चुनौती और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर दोबारा से विचार करने के लिए कहा है। मामले में सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को सुनवाई करेगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या होती है, ये अहम है। हाईकोर्ट ने 4365 मकानों पर कार्रवाई के आदेश दिए थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट में दी गई है चुनौती। देखिए, हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश के बाद लोगों का विरोध लगातार जारी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद लोग विस्थापन की मांग कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट ने रेलवे अधिकृत भूमि बनभूलपुरा के गफूर बस्ती को हटाने के आदेश दिए थे, जिसमें 78 एकड़ जमीन और 4365 घरों को हटाए जाने के आदेश थे। हालांकि अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है। लोगों का साफ कहना है कि जिस तरह से घर खाली कराने के आदेश दिए गए हैं वो गलत है। पुलिस प्रशासन और रेलवे विभाग का एक समन्वय था और उसमें वो संवेदनशील स्थल जो चिन्हित किए जाने थे और साथ ही साथ जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसका अनुपालन किस प्रकार से किया जाए, उसके संबंध में एक बैठक की और बैठक जो है ठीक प्रकार से संपन्न हुई। देखिए, ये तो अभी इस पे बताया जाना उचित नहीं होगा कि कब से क्या कार्रवाई होने, लेकिन हाँ, ये रेलवे और पुलिस और प्रशासन का एक समन्वय बैठक थी और इसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का किस प्रकार से अनुपालन अच्छी प्रकार से किया जाए उसके संबंध में एक निर्देश। और वहीं देखिए, इस पूरे ही मामले पर पूर्व सीएम हरीश रावत का भी बयान सामने आके आए। उन्होंने कहा कि ठंड के मौसम में 52,000 लोगों को बेघर करना गलत है। इसका समाधान बातचीत से निकलना चाहिए। 52,000 लोगों को इस कड़कड़ाती ठंड में आप सड़क में रखेंगे, जिसमें बच्चे भी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, वृद्ध पुरुष हैं। हमारे राज्य के मानवीय चेहरे के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण समय है। मैंने कल इसीलिए ट्वीट करके माननीय मुख्यमंत्री से आराधना की है, प्रार्थना की है। आज फिर दोहरा रहा हूँ कि इस राज्य मानवीय मूल्यों का राज्य है। इस राज्य की को केवल कानून की लकीरों से मत बांधिए, हस्तक्षेप करिए। अब आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने आज अपने निवास पर मंडवे की रोटी और गुड़ की पार्टी दी है। हरीश रावत ने अपनी इस पार्टी में उत्तराखंड के मोटे अनाजों से बने व्यंजन तैयार करके सभी को अपने हाथों से परोसा। हरीश रावत ने अपनी इस पार्टी से प्रदेश सरकार पर भी हमला बोला। हरीश रावत ने मोटे अनाज, मंडवा, झंगोरा की अनदेखी का आरोप सरकार पर लगाया। चाहते हैं हमारा राज्य मिलेट ईयर के बजाय मडवा ईयर बनाए, ताकि मडवा प्रजाति के जो उत्पाद हैं उनको बढ़ावा मिल सके, उसकी कार्य योजना में काम कर सके। मैंने 2014 में जब मैं मुख्यमंत्री बना था, हमारी सरकार ने उस समय 9 पहलें स्टार्ट की थी इन मोटे अनाजों के लिए, जिसमें मडवा, झोंगरा आदि के लिए खरीद मूल्य और बोनस की नीति भी थी, जिसको इस सरकार ने विड्रॉ कर दिया है।
गुलदार के हमले का एक वीडियो सुबह से वायरल हो रहा है जो सुर्खियों में है। इस वीडियो में उत्तराखंड का इस वीडियो को बताया जा रहा है। बेहद खौफनाक ये वीडियो है जिसमें गुलदार चलती गाड़ी पर हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है। दावा ये किया जा रहा था कि गुलदार के हमले का वीडियो FRI कैंपस का है, लेकिन ABP गंगा की पड़ताल में इस वायरल वीडियो का सच सामने आ गया। दरअसल ये वीडियो उत्तराखंड का नहीं है बल्कि नॉर्थ ईस्ट का है। सुबह से ये उत्तराखंड के नाम से लगातार वायरल हो रहा था, लोग इसे उत्तराखंड के नाम से वायरल कर रहे थे, लेकिन अब सच ABP गंगा पर आपके सामने ये वीडियो नॉर्थ ईस्ट का है। राजधानी देहरादून के कई इलाकों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में गुलदार कार पर हमला करता है। ABP गंगा की टीम के माध्यम से जब जांच पड़ताल की गई और अधिकारियों से बातचीत गई तो उसमें साबित हुआ कि यह वीडियो उत्तराखंड का नहीं बल्कि जोरहाट, आसाम का है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मनोहर रावत के साथ विनोद कुमार, ABP गंगा, देहरादून। उत्तराखंड में भर्तियों में गड़बड़ी के बाद युवाओं में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। देहरादून में स्टेनोग्राफी और वन दरोगा भर्ती रद्द करने के विरोध में युवाओं ने प्रदर्शन किया और इंसाफ की गुहार लगाई। रोजगार पर धांधली की तलवार। युवाओं का सरकार घेरो प्लान। भर्तियों में गड़बड़ी का आरोप। बेरोजगारों का हल्ला बोल। देवभूमि में एक के बाद एक भर्तियों में धांधली की तलवार लटक रही है। विधानसभा भर्ती घोटाले के बाद वन दारोगा और स्टेनोग्राफी भर्ती पर सवाल उठे तो चयनित युवाओं ने संग्राम शुरू कर दिया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में वन दारोगा भर्ती रद्द किए जाने के विरोध में युवा सड़कों पर उतरे। चयनित अभ्यर्थियों ने देहरादून के गांधी पार्क में आक्रोश रैली निकाली। आरोप है कि परीक्षा कड़ी मेहनत से पास की थी, लेकिन कुछ नकलचियों की वजह से पूरी परीक्षा रद्द कर दी गई। अरे सर, मैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्कॉलर था। मैंने कई पेपर निकले है ना, BDS MBBS की कोचिंग करी है, फिर जाके साइंस साइड का एक पेपर आता है। 15-20 सालों में कोई पेपर साइंस साइड का आया था। ये सारे अभ्यर्थी उसी के सर, कोई बीटेक वाला कोई, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है। हमें सर साइंस का बड़ी मुश्किल से कोई पेपर आया था, हमने वो पेपर निकाला है, अपने दम पे निकाला है और नियुक्ति लेके रहेंगे और कुछ नहीं चाहिए हमें इससे ज्यादा। उधर स्टेनोग्राफी भर्ती मामले में भी विरोध शुरू हो गया। इस भर्ती में भी विवाद नकल को लेकर है। चयनित अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं कि आखिर परीक्षा में 3 साल बाद नकल का विवाद कैसे आ गया। आयोग ने सीधे सीधे बोला है कि इस क्षेत्र से, उधम सिंह नगर से इतने सारे बच्चे क्यों सिलेक्ट हुए हैं, उनका सीधा ये है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिर्फ जसपुर से सिलेक्ट नहीं हुए हैं, उधम सिंह नगर के अलग अलग ब्लॉक से, अलग अलग तहसीलों से बच्चे सिलेक्ट होकर यहाँ पर आए। और आयोग पता नहीं क्यों किस बात की जांच की है। 2.5 महीने से हमें लटका रखा है कि जांच हो रही है, अभी तक आयोग को पता ही नहीं चला है। दरअसल 2021 में 162 पदों पर स्टेनोग्राफी की परीक्षाएं हुई थी। 16 और 17 मार्च 2021 को ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, जिसका परिणाम 30 मार्च 2022 को घोषित किया गया था। अब इस भर्ती पर सवाल उठ रहे हैं और जांच की बात कही जा रही है, जबकि जून 2022 को सभी अभ्यर्थियों का परीक्षा में चयन होने के बाद वेरिफिकेशन भी हो चुका है। पहले ही उत्तराखंड में भर्तियों में गड़बड़ी का जिन्न कुंडली मारकर बैठा है, लेकिन CM पुष्कर सिंह धामी भर्तियों में पारदर्शिता का दावा कर रहे हैं। जो भी भर्ती होगी सब पारदर्शिता के आधार पर होगी और ऐसे बच्चे, ऐसे बेटे बेटियां जो मेहनती होंगे, लगन से जिन्होंने काम किया होगा, उन सभी को आगे आने का अवसर मिलेगा, क्योंकि अब हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि किसी भी कीमत पर अब इन भर्तियों में कोई गड़बड़ियां नहीं होंगी। एक के बाद एक गड़बड़ियों के मामले कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रोजगार पर बट्टा लगाने वाला रैकेट आखिर कौन है और कब इस नेटवर्क को तोड़ा जाएगा, जो देवभूमि के युवाओं के सपनों को चंद पैसों के लिए बेच रहा है। देहरादून से पंकज राणा और विनोद कुमार, ABP गंगा।
भर्तियों में गड़बड़ी के मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल हाल ही में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने गड़बड़ी को लेकर 3 भर्तियां रद्द की हैं, जिसमें वन दरोगा, सचिवालय रक्षक और स्नातक स्तर की परीक्षा शामिल है। इस पर कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल दागे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार ने युवाओं को रोजगार का वादा किया था, लेकिन रोजगार देने की बजाय रोजगार छीना जा रहा है। उत्तराखंड के नौजवानों के साथ तो बड़ा जबरदस्त घिनौना मजाक इस सरकार ने किया है। कभी ये कहते हैं कि 22,000 भर्ती कर रहे हैं, कभी कहते हैं 24,000 भर्ती कर रहे हैं, और जो भर्तियां निकाली भी उसके बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहे हैं। आप देख लीजिए, घोटाले के शिकार हो रहे हैं लोग, लोगों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। आज ही देख लीजिए, चाहे वन दरोगा की बात हो, चाहे पुलिस के महकमे की बात हो, चाहे स्टेनोग्राफर की बात हो, एलटी शिक्षकों की बात हो, कहीं सरकार गरीब संवेदनशील नहीं है। उधर भर्ती मामलों को लेकर राजनीति लगातार हो रही है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। घंटा घर पर अंबेडकर पार्क में आम आदमी पार्टी ने 1 दिवसीय धरना दिया। आपका आरोप यह है कि प्रदेश में पिछले दौर में हुई भर्तियों में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां पाई गई हैं, लेकिन सरकार ने सिर्फ चंद लोगों को ही गिरफ्तार करके जांच को रोक दिया। सरकार उन सफेदपोश लोगों तक नहीं पहुंची है जिन्होंने ये घोटाले करवाए हैं। देखिए, धरना इस राज्य के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले इसके समर्थन में है। इस राज्य में UKSSC जो कमीशन गठित हुआ, उस कमीशन की वजह से राज्य के बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उस पर जो भर्ती परीक्षाओं की नकल की जांच हो रही है, पेपर लीक की जांच हो रही है, उस पेपर लीक की जांच एक जगह जाकर के रुक गई है। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर है। उत्तराखंड में बड़े स्तर पर IPS अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। शासन ने 21 IPS अधिकारियों के तबादले किए हैं। बड़ी जानकारी देहरादून से। अधिकारियों के प्रमोशन के बाद तबादले किए गए। बड़ी खबर राजधानी देहरादून से। उत्तराखंड में बड़े स्तर पर IPS अफसरों को इधर से उधर किया गया, तबादला हुआ है। शासन ने खबर ये कि 21 IPS अधिकारियों के तबादले किए और अधिकारियों के प्रमोशन के बाद ये तबादले हुए हैं, ट्रांसफर किए गए हैं। ट्रांसफर की पूरी सूची आपके सामने। ये बड़ी जानकारी उत्तराखंड से। उत्तराखंड में बड़े स्तर पर IPS अफसरों के तबादले किए गए हैं। 21 IPS अधिकारी बताए जा रहे हैं जिनको इधर से उधर किया गया, नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिकारियों के प्रमोशन और उसके बाद उनके विभाग को तबादला किया गया है। विनोद मेरे साथी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विनोद, 21 IPS अधिकारी बताए जा रहे हैं जिनको ट्रांसफर किया गया, क्या डिटेल्स है? जी देखिए दीपा, अभी हाल ही में जितने भी पुलिस अधिकारी हैं जिनका भी हाल ही में प्रमोशन हुए थे, जिनके अभी DPC हुए थे, तो कुछ लोग ऐसे थे जो बाद में प्रतीक्षा में थे और उत्तराखंड शासन ने 21 IPS अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसके अलावा अगर खासकर जो अंडर ट्रेनिंग IPS थे, जिसमें देखा यादव, सर्वेश पवार और चंद्रशेखर घोड़के, ये तमाम ऐसे 3 अधिकारी हैं जो अभी अंडर ट्रेनिंग पीरियड के चल रहे थे। अब ये पुलिस अधीक्षक यातायात अपराध और अलग अलग जनपदों में भी ये SP के रूप में काम करेंगे और पुलिस अधीक्षक यातायात के साथ साथ SP क्राइम भी इनकी तैनाती कर दी गई है। शासन की तरफ से 21 पुलिस अधिकारियों के बम्पर तबादले किए गए हैं, जिसमें ADG रैंक के हैं, DIG और IG रैंक के अधिकारी हैं। हाल ही में इनकी DPC सरकार की ओर से की गई थी और उसके बाद अब 2023 शुरू हो गया है, यानी अब ये DIG से IG हुए हैं और IG से ADG के पद पर ये इनके प्रमोशन हुए हैं, जिसके चलते राज्य सरकार की ओर से आज 21 पुलिस अधिकारियों के बम्पर तबादले किए गए हैं। ठीक है, तबादला सूची भी सामने आ गई है। शुक्रिया आपका विनोद पूरी जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। ऋषभ पंत के कार हादसे पर राजनीति शुरू हो गई है। हादसा कैसे हुआ, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है, लेकिन हरीश रावत उत्तराखंड के पूर्व CM और कांग्रेस के सीनियर नेता सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। सड़क पर गड्ढे को लेकर हरीश रावत का आरोप है कि जब से धामी सरकार सत्ता में आई है, गड्ढा कल्चर और भी बढ़ गया है। ऋषभ पंत के साथ हादसा कैसे हुआ, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन पुलिस की अपनी थ्योरी है और सरकार की अपनी।
एक तरफ तो पुलिस का दावा है कि नींद की झपकी आने पर ये हादसा हुआ, यानी गाड़ी चलाते वक्त ऋषभ पंत को नींद आ गई थी। इन्होंने ड्राइवर और कंडक्टर ने उन्होंने दूर से गाड़ी को आते देखा था और जैसे झपकी टाइप में लहरा जाती है गाड़ी, ऐसे गाड़ी लहराई और डिवाइडर से टकराई। जिन्होंने इमीडिएटली पंत को बाहर निकाला पूरा और उनसे गाड़ी को तलाशा और उनसे भी पूछा। उन्होंने भी कहा कि जो है उन्हें झपके आ गए और अंदर में और कोई नहीं है। लेकिन इस थ्योरी पर सवाल तब उठने लगे जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के मैक्स अस्पताल में ऋषभ पंत से मुलाकात की। सीएम धामी ने दावा किया कि गड्ढे की वजह से ये हादसा हुआ। उनका कहना था कि कुछ आगे कुछ गड्ढा जैसा सामने आया या कोई काली चीज़ दिखाई दी, उसके कारण से जो है पता नहीं लगा कि कब गाड़ी कैसे आगे चली गई। उनका कहना था कि कुछ आगे कुछ गड्ढा जैसा सामने आया या कोई काली चीज़ दिखाई दी, उसके कारण से जो है पता नहीं लगा कि कब गाड़ी कैसे आगे चली गई। सीएम धामी के इस बयान के बाद उत्तराखंड में सियासत का पारा हाई हो गया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने ऋषभ पंत की गाड़ी के एक्सीडेंट पर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। हरीश रावत ने कहा कि जिस तरह से सड़क पर गड्ढा होने से इतने बड़े हादसे की बात सामने आ रही है, इसमें सरकार की बड़ी लापरवाही है। ये गंभीर बात है। हमने अपनी लापरवाही से सड़कों में गड्ढों के कारण जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट खिलाड़ी जिसने यहाँ जन्म लिया उसको करीब करीब खो दिया। राज्य के अंदर जिस तरीके से गड्ढा कल्चर 1-2 साल से हम देख रहे हैं भाजपा के राज्य में सड़कों में, हमारी बनाई हुई टकाटक सड़कों को इन्होंने चमाचम सड़कों को गड्ढों में बदल दिया। हादसे की वजह क्या है, इससे पर्दा उठना अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले वार पलटवार का दौर जारी है। लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ है उस पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि गाड़ी ऋषभ पंत अकेले चला रहे थे जिसकी स्पीड बेहद ज्यादा थी। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि ऋषभ पंत की गाड़ी चंद सेकंड में डिवाइडर से टकराने के बाद आग का गोला बन गई। ये सड़क के गड्ढे की राजनीति जो क्रिकेट के एक नामी सितारे के एक्सीडेंट के बाद शुरू हुई थी, तो ये एक कहानी आगे इस तरह से शुरू हो गई है कि जिसमें सियासत का तड़का लगा हुआ है। अभी भी इस वक्त तक भी कोई तकनीकी कारण, कोई ऐसी जांच रिपोर्ट जो परीक्षण करने के बाद, जांच करने के बाद, पूरे फैक्ट फाइंडिंग के बाद सामने आई हो, उसका कोई कारण सामने हो, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं लग रहा है। अभी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है। इन बयानों से यहाँ की सियासत गर्मा गई है। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।